सो देखो भाई, ग्रेविटेशन हमने कल स्टार्ट किया था। ग्रेविटेशन में कुछ छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, शेल थ्योरम हम डिस्कस कर चुके थे, शेल थ्योरम क्या होती है। शेल थ्योरम के बाद नेक्स्ट था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या तो पॉइंट मास के लिए वैलिड है, या तो पॉइंट मास होना चाहिए, या फिर आपके पास स्फेयर हो। स्फेयर क्यों स्पेशल है वो शेल थ्योरम से पता चला था। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सिस्टम को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस नहीं करते। हम ऐसा कभी नहीं करते कि सिस्टम को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दें। सो अभी सीखेंगे कि स्फेयर के लिए तो चलिए आपने स्फेयर के सेंटर को रख दिया और ग्रेविटेशन फोर्स ले ली, लेकिन अगर मैं आपको रॉड दे दूं तो आप ग्रेविटेशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, वो सीखेंगे। अब ग्रेविटेशन में जो जहां मैंने छोड़ा था वो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है अगर आपके पास एक सिस्टम है, जो सिस्टम में दो से ज्यादा पॉइंट मासेस है, बहुत लाइक एक मास है m1, एक और मास है विच इज m2, एक और मास है विच इज mn, और इन सारे मासेस की वजह से कोई एक पर्टिकुलर मास है m0, इसके ऊपर आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें। दो मासेस हैं तो डायरेक्टली आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे। कई मासेस हैं, इनके बीच में सेपरेशंस भी दिए हुए हैं। इन दोनों मासेस के बीच में सेपरेशन दिया है r10, इन दोनों मासेस के बीच में सेपरेशन दिया है r20, इन दोनों मासेस के बीच में सेपरेशन दिया है rn0। तो n मासेस हैं, सारे मासेस के बीच में सेपरेशंस गिवन है। मैं आपसे कहता हूं ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करके दिखाइए। तो यह होगा क्या, m1 m0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स। तो देखो यहां मुझे m0 पर फोर्स चाहिए। m0 पर फोर्स कौन कौन डिस्कस करेगा, m1 भी डिस्कस करेगा, एक्सर्ट करेगा, m2 भी एक्सर्ट करेगा, mn भी एक्सर्ट करेगा। आपका काम यह है कि m0 पर टोटल फोर्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, m1 की वजह से m0 पर फोर्स ले लो। ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगी कि m1 m0 को अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा टुवर्ड्स m1। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, नाम दे दो F1। ऐसे ही m2 m0 को अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, नाम दे दो F2 नॉट। ऐसे ही mn m0 को अट्रैक्ट करेगा, नाम दे दो फोर्स का Fn नॉट। यहां जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होगी, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां होता है, टुवर्ड्स द मास, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ना m2 m0 को, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं तुमसे कहता m1 पर फोर्स बताओ m0 की वजह से, तो m0 m1 को खींचेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। बट ये सारी फोर्सेस का डायरेक्शन है m0। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मैग्नीट्यूड्स बताइए, सारे पॉइंट मासेस हैं, तो F1 नॉट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा G m0 m1 बाय R1 नॉट स्क्वायर। F2 नॉट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा G m0 m2 बाय R2 स्क्वायर। इसी तरह से F3 नॉट हो जाएगा G m0 m3 बाय R3 नॉट स्क्वायर। F1 नॉट, F2 नॉट, F3 नॉट, ये सारी फोर्सेस आपने कैलकुलेट कर। मुझे चाहिए नेट फोर्स ऑन m0, नेट फोर्स ऑन m0। तो नेट फोर्स के लिए आप इन सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दो, F1 नॉट प्लस F2 नॉट, और इसे आप लेते चले जाइए F3 नॉट। एक चीज यहाँ इंटरेस्टिंग है, जब आप m1 और m0 के बीच में फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, m2 और m1 इफेक्ट नहीं करता। जब आप m0 और m2 के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो बाकी मासेस से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब दो मासेस के बीच की आप फोर्स ले रहे हैं, वो फोर्स बाकी मासेस से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां से स्टेटमेंट आ जाता है सुपरपोजिशन का।
हाँ भाई एफ एन नॉट, हाँ एफ एन नॉट, ठीक है, एफ एन नॉट। चलो जी इसको एन कर देते हैं, इसे एन कर देते हैं। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है according to superposition principle, net force on a given mass is vector sum of forces due to individual mass। किसी एक फोर्स मास पर फोर्स चाहिए तो सारे मासेस की वजह से फोर्स लीजिए और सबको वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक चीज और याद रखिएगा, फोर्स बिटवीन टू masses is not affected by presence of other masses। तो दो मासेस के बीच की फोर्स बाकी मासेस के प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता और कितने मासेस हैं, अगर आप दो मासेस के बीच में फोर्स ले रहे हैं। सो दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ भाई बताइए, क्लियर है ना? हर्षित, जब आप इनके बीच की फोर्सेस लेंगे तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, कैंसिल हो जाती है। ये तो पूरा सिस्टम ले रहे हो ना अंदर, इसकी फोर्स इस पर, इसकी फोर्स इस पर, एक्शन रिएक्शन, इसकी फोर्स इस पर, इसकी फोर्स इस पर, एक्शन रिएक्शन। यहां नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एम नॉट की फोर्स ले रहे हैं, एम नॉट पर जो एक्ट करेगी। भाई लिखा है इतना? तुम्हारी आवाज है। यस सर। No, sir, wait. लिखो लिखो लिखो। भाई इतना हो जाए मुझे बताइए, इसको फिर इरेज करें। ओके चलिए नेक्स्ट। बस एक मिनट। ओके लिखिए लिखिए। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो टफ नहीं होते। अभी जो शुरू के दो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो टफ नहीं है, लेंथी होते हैं। सर बात बात पैरेललोग्राम लॉ, रेजोल्यूशन, काफी चीजें यूज करनी होती है। एक बड़ा क्लासिकल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कहता है 3 point masses m each are placed on the vertices of an equilateral triangle
equilateral triangle of each side है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर साइड L है, हर वर्टेक्स पर एक मास रखते हैं. कैलकुलेट फोर्स ऑन मास कैपिटल M. Calculate force on mass capital M placed on the centroid. ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर एक मास कैपिटल एम रख दिया, उस कैपिटल एम के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी. सो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर वर्टेक्स के ऊपर आपने एक मास रखा हुआ है. हर वर्टेक्स पर एक मास है. ये भी मास m, ये भी मास m और ये भी मास m. हर साइड L है. लेंथी है, इजी क्वेश्चन है. सेंट्रॉइड ये रहा, ओवर द सेंट्रॉइड आपने एक मास कैपिटल M रख दिया. आपको इस सेंट्रॉइड के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी. तो देखिए, ये आपने लिया, ये आपने लिया, ये सेपरेशंस की जरूरत पड़ेगी. इतनी बेसिक ज्योमेट्री ट्राइंगल की आप सब जानते हैं कि सेंट्रॉइड का हर वर्टेक्स से सेपरेशन सेम होता है. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. तो देखो अब आप सोचोगे कैसे. भाई सेंट्रॉइड के ऊपर फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? सेंट्रॉइड के ऊपर स्मॉल m फोर्स एक्सर्ट करेगा. सेंट्रॉइड पर B वाला मास भी फोर्स एक्सर्ट करेगा. सेंट्रॉइड पर C वाला मास भी फोर्स एक्सर्ट करेगा. सारे मासेस फोर्स एक्सर्ट करेंगे. A वाला जो मास है ये इस O वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा. इस फोर्स का नाम होता है FOA. ये फोर्स एक्सर्ट करेगा. B वाला मास O वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस फोर्स का नाम होगा FOB. C वाला मास O वाले मास को अपनी तरफ एक्सर्ट करेगा. फोर्स का नाम होगा FOC. तो आप लिख सकते हो ना, तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल दो. FOA का जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो इतना सबको दिखना चाहिए कि मासेस सेम, सेपरेशन सेम, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा. FOA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? G. O पर मास कितना है? कैपिटल M. A पर मास कितना है? स्मॉल m. सेपरेशन इज R स्क्वायर. अगर मैं FOB लेता हूं, कैपिटल G, O पर मास कैपिटल M, B पर स्मॉल m, सेपरेशन R, सेम होगा. इसी तरह से अगर मैं कहता हूं C वाले की वजह से कैलकुलेट, सेम कहानी. कैपिटल G, O पर कैपिटल M, C पर स्मॉल m बाय R स्क्वायर, सेम सेपरेशन, सेम कहानी बिल्कुल. तो आपने सारे मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर. अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इन्हें वेक्टोरिकली ऐड कर दें. अब तीन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप या तो पॉलीगन लॉ यूज कीजिए, और जब मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा था मैंने तब भी सिखाया था कि भाई पॉलीगन लॉ से बचना. पॉलीगन लॉ आपकी कैलकुलेशंस को लेंदी कर देता है. हम दूसरा काम कर सकते हैं, दैट्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. दूसरा जो हम काम कर सकते हैं दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो देखिए हम रेजोल्यूशन कैसे यूज करेंगे. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस. तो हम सिर्फ इतना काम करेंगे कि सारे वेक्टर्स को x और y के अलोंग कैलकुलेट कर लेंगे. जितने भी वेक्टर्स आपको दिए हैं उन्हें हम x के अलोंग और y के अलोंग कैलकुलेट करेंगे. सो देखिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एंगल छोटा लेते हैं कुछ. भाई टोटल 60 होता है, ये 30 हो जाएगा. ये 30 तो ये वाला एंगल भी 30 होगा. भाई ये वाला एंगल भी 30 आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स में. ये एंगल 30 होता है. भाई ये वाली साइड जो है ये बाइसेक्ट कर देगी 60 को, तो ये भी आपका आ गया दैट्स 30 डिग्री.
अब आपका काम सिर्फ इतना रह जाता है कि आप इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें। एफओए ऊपर एक्ट कर रहा है, कोई परेशानी नहीं। एफओसी यहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ जो कंपोनेंट होगा दैट इज एफओसी cos 30 और यहाँ कंपोनेंट जाएगा एफओसी sin 30। रिजॉल्व कर दिया बस। एफओबी है, इसे भी रिजॉल्व कर दिया। यहाँ कंपोनेंट जाएगा एफओबी cos 30 और यहाँ नीचे छोटा सा चला गया कंपोनेंट एफओबी sin 30। अभी शुरू के 2 क्वेश्चंस में ना सिर्फ तुम ऐड करना सीखोगे, फिर देखेंगे इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ढंग की चीजें दी हुई है इसकी। ये देखो और मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई परेशानी, डाउट्स बताना शुरू करो मुझे। हिमांशु 30 डिग्री इसलिए लिया क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 होता है, ये बाइसेक्ट कर देता है तो 30 30 हो जाएगा। ये 30 तो ये भी 30। ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं इसे, 2 साइड्स पैरेलल ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया। और ये रेजोल्यूशन है वेक्टर्स को रिजॉल्व किया। और किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो आसान सी चीज है, इसमें कोई परेशानी नहीं किसी। ये सर आपने एफ ओ क्यों लिया है ओ सी? एफओसी क्यों लिया है? क्योंकि भाई यहाँ मास लगा हुआ है। कितने मासेस हैं जो कैपिटल एम पर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं? सर नहीं, हर टाइम आपने ओ लिया है हर जगह। हाँ, क्योंकि ओ पर मैं फोर्स ले रहा हूँ। ओ पर फोर्स ए की वजह से एफ ओ ए, ओ पर फोर्स बी की वजह से एफ ओ बी, ओ पर फोर्स सी की वजह से एफ ओ सी। जिस पर फोर्स लगा रहे हैं उसका नाम बाद में आता है, जो अप्लाई करते हैं उसका बाद में आता है। सॉरी सर जो उस पे सर फोर्स। ऐसा भी तो सकता है कि बोलो। सर कैपिटल एम तीनों मास को खींचे अपनी तरफ, स्मॉल एम के जो तीनों मास हैं। बिल्कुल खींचेगा, लेकिन आप फोर्स किस पर कैलकुलेट करने को कह रहे हैं बताओ? सर कैपिटल एम पे। इसीलिए हम वो फोर्सेस ले रहे हैं जो कैपिटल एम के ऊपर एक्ट करें। अगर मैं कहता ए पर निकालो तो फिर आप कहते हैं कि हाँ एम भी लगाएगा, स्मॉल एम भी लगाएगा, तब आप लेते हैं कैपिटल एम की वजह से स्मॉल एम पर फोर्स। लेकिन अभी हमें सिर्फ ओके सर। कैपिटल एम पर फोर्स चाहिए। और कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं। एक्स एक्सिस के अलोंग 2 वेक्टर्स हैं, एफओसी cos 30, एफओबी cos 30। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जब आप कैलकुलेट करोगे, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 फोर्सेस काम करेंगे। एक ये फोर्स है विच इज एफओबी cos 30, एक है एफओसी cos 30। एफओबी cos 30 माइनस एफओसी cos 30। अब आपको याद होगा ये कि एफओबी और एफओसी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल, यही लिखा था मैंने, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल। सो ये क्लियर कट कैंसिल कर देंगे, दोनों इक्वल हैं। एक्स के अलोंग फोर्स कितनी आ गई? 0। मैं कहता हूँ वाई के अलोंग कैलकुलेट करो। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, जब आप y के लॉन्ग फोर्सेस लोगे तो y के लॉन्ग 3 फोर्सेस, एक FOA, एक FOB sin 30, एक FOC sin 30। यार आप FOA के कंपेरेबल ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आ गया FOA। इसमें कोई भी ऐसा स्टेप हम यूज नहीं करेंगे जो आपने रोटेशन तक ना पढ़ो। इसीलिए मैं बार बार चिल्ला रहा था कि रोटेशन तक चीजें बहुत स्लो रखते हैं, उसके बाद स्पीड अप कर देंगे। कोई एक स्टेप ऐसा नहीं है जो आपने मेरे साथ पहले ना करा। आप भूल गए तो आपकी परेशानी है, वरना हर चीज आप मेरे साथ कर चुके हैं, सिर्फ हम रिपीट कर रहे हैं। FOA, FOB, FOC तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, तो FY इज FOA माइनस FOA, गेट्स कैंसिल्ड आउट, तो FY इज 0। So x axis के along भी force 0, y के along भी force 0, so net force on capital M is 0। कैपिटल M पर नेट फोर्स 0, तो आप कह सकते हो hence capital M is in equilibrium। नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है? दिस इज इन इक्विलिब्रियम।
ये कैलकुलेशन आपने दो बार तो कम से कम करी है। एक बार इस तरह की कैलकुलेशन वेक्टर्स में करी थी, एक बार लॉज ऑफ मोशन में करी थी। फिर भी बताइए मुझे अगर कहीं कोई डाउट है। ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे स्क्वायर। सर FOB और FOC कैंसिल कैसे हो गया? क्योंकि FOB और FOC का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ओके सर। दोनों इक्वल है। मरियम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो उन्हें सबट्रैक्ट करते हैं। FOB cos 30 और FOC cos 30 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए सबट्रैक्ट करते हैं। यहाँ FOA के कंपेरेबल FOB sin 30 और FOC sin 30 ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, इसीलिए मैंने FOA को पॉजिटिव लिया, तो ये दोनों नेगेटिव हो। और बताइए मुझे और क्या डाउट्स है इसमें। ये हो जाए मुझे बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। सर जैसे मैंने अभी रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, पढ़ने वाले बच्चों के आंसर्स क्यों नहीं आते हैं? सर देखिए हाँ साजिद भाई, नेट फोर्स चाहिए कैपिटल M के ऊपर। रमशा, हाँ जी रमशा का ठीक है, साजिद का ठीक है, आतिफ का ठीक है, आसिया। आसिया सेम क्यों आएगा? मास नहीं बदल गए? यस सर। तो FOB आ जाएगा G। हाँ सबका सही आ रहा है ऑलमोस्ट। कैपिटल M 2M। सर तो एक मास तो सेम रहेगा ना? हाँ एक मास सेम रहेगा ना? दूसरा तो बदल जाएगा। हाँ शफा कब आया तुम्हारा आंसर से? आंसर आते रहे बच्चे। सो FOB आ गया, इट्स GM 2M बाय A स्क्वायर बाय 2। ये 2 पर चला जाएगा, तो FOB आ गया, इट्स 4 टाइम्स GMM बाय A स्क्वायर। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ऐसे ही FOC और FOD भी कैलकुलेट करना होगा। तो अगर मैं FOC कैलकुलेट करूं, अब तो बड़ा आसान काम है आप लोगों के लिए ना। GM और यहां देखो C पे कितना है, 8M डिवाइडेड बाय A बाय √2 होल स्क्वायर। तो FOC है 8GMM बाय A स्क्वायर बाय 2। तो FOC आ गया 16GMM बाय A स्क्वायर, दैट्स 30। ऐसे ही आप FOD कैलकुलेट कर लो। FOD कितना आ जाएगा, GM। अब देखो यहां पर D पे मास कितना है, 4M। M 4M डिवाइडेड बाय A बाय √2 का स्क्वायर। FOD आया 4, ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा ना, 8 हो जाएगा। तो मैं चलो 8GMM बाय A स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये फोर्थ इक्वेशन। चारों फोर्सेस आ गई। अब आपको चाहिए नेट फोर्स। नेट फोर्स के लिए सारी फोर्सेस को ऐड कर देंगे। अब जरा सा सोचना शुरू करो, ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे स्टेप्स कम हो जाएंगे। जरा ईमानदारी से ना आंसर्स देना। वैसे पता है रिस्पॉन्स के लिए एक नया फीचर भी है यार। भाई तुम्हें दिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये यस नो वाला ऑप्शन? यस सर। अच्छा, इसको यूज कर लेना। मुझे जरा सा ना तुम लोगों के रिस्पॉन्सेस का अंदाजा हो जाएगा। इसको ऐड करने के लिए आप में से कितने हैं जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज करेंगे? 4 वेक्टर्स ऐड करने ना, कितने हैं जो अभी रेजोल्यूशन यूज करें? अरे बताओ, यस नो यस नो यस नो मार्क करते चले जाओ। रेजोल्यूशन यूज करोगे या नहीं करोगे? आसिया यूज नहीं करेगी, और फातिमा भी यूज नहीं करेगी, हर्षित भी यूज नहीं करेगा, मुबशिरा, रमशा, साजिद, शाइस्ता सब समझदार हैं। और बाकी लोग? ऑप्शन नहीं दिख रहा। अच्छा, अपडेट करना पड़ेगा शायद आपको अपना। एक बार ना आज, चलो आज तो छोड़ देते हैं, आप अपडेट कर देना। इसमें ना ऑप्शंस आने लगे हैं कुछ।
रिस्पॉन्स लेने थोड़े से आसान हो जाते हैं, दिख जाता है आप सब लोगों के तो रिस्पॉन्स। सर फिर से नेट चला गया। अच्छा फिर से नेट चला गया। सो सर वो पिछली वाली स्लाइड्स दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट। लिख लो कोई मसला नहीं। अब सर आपके इससे पिछली वाली भी एक दिखा दीजिए। सर डन। तो देखो तुम्हें करना है क्या, इन 4 वेक्टर्स को ऐड करना है, FOA, FOC, FOD, FOB। रेजोल्यूशन से भी कर सकते हैं बट प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगी। अगर तुम ऐसे देखो कि FOA और FOC ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते हैं। मुझे बता सकते हो FOA और FOC में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? अरे देख लो जरा सा, देख के बता दो किसका ज्यादा है। FOC FOC का ज्यादा है। देखो FOC कितना है 16 और FOA कितना है? FOA है, कहाँ गया, यहाँ आया, ये FOC ज्यादा है। वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो आपको पता है उन्हें सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप एक काम करो, पहले FOA और FOC को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको ना, ये जो था इसे दो पार्ट्स में कर रहा हूँ। पहले FOA और FOC को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर जो आंसर आएंगे उन्हें ऐड कर दूंगा, जरा से स्टेप्स कम हो जाएंगे। रिजॉल्व कर सकते हो लेकिन रेजोल्यूशन से बहुत कम लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ऐसे आसान है कि आप एक फोर्स ले लीजिए विच इज FAC, नाम दे दीजिए इसे, जो FOA और FOC का वेक्टर सम हो। अब आपको यहाँ पता है कि इन दोनों फोर्सेस में डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो FOC का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं FOC का मैग्नीट्यूड माइनस FOA का मैग्नीट्यूड। FOC का मैग्नीट्यूड देखिए कितना है, इट्स 16 Gmm/² या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस इतने ही लेंथी होते हैं। यहाँ देखो ये था ना 2 Gmm/² FOA, 2 Gmm/²। तो FAC का मैग्नीट्यूड आ गया 16 - 2 14 Gmm/² नहीं शफक, ग्रेटर में से स्मॉलर लेते हैं ना, FA का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, FOC का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा में से कम वाला सबट्रैक्ट करेंगे वरना नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए ग्रेटर में से स्मॉल। अब इसके बाद FOC का डायरेक्शन देखो। अब इन दोनों को जब सबट्रैक्ट करोगे FOA और FOC को, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ज्यादा वाले की डायरेक्शन में, FOC। तो यहाँ जाएगा FAC। ये बताओ ये आया स्टेप FAC, यस FAC का Yes, sir. मैग्नीट्यूड और FAC का डायरेक्शन, जो ग्रेटर है उसकी डायरेक्शन में जाएगा। अब ऐसे देखो FOD और FOB, ये भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इन्हें भी तो सबट्रैक्ट किया जा सकता है। सर हम पैरेललोग्राम लॉ यूज नहीं कर सकते हैं? सुबह हो जाएगी, इतना टाइम लग जाएगा, 2 करो फिर उसके साथ रिजल्टेंट के साथ तीसरा करो, फिर रिजल्टेंट के साथ चौथा करो, घंटों लग जाएगी, टाइम बचाओ। FOB और FOD दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इन्हें भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ज्यादा वाला कौन सा है? मेरे ख्याल से FOD ज्यादा होगा, D ज्यादा है, तो इसे नाम दे देते हैं FD। सर तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कब पैरेललोग्राम वाला यूज करना है कब ऐसे करना है? दिखना पड़ेगा। देखो तुम अगर पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगी, है ना, करके देखो, A² + B² + 2AB cos θ आया। यहां मैंने इसको डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दिया, कौन सा काम आसान है? सही ये वाला। अब इसके ना कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता कि बता दूं कि अच्छा ऐसे न्यूमेरिकल में ऐसे लगा दो, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे होता चला जाएगा। अब Okay, FOB sir. को सबट्रैक्ट कर देते हैं, FBD नाम दे देते हैं फोर्स का, FOB प्लस वेक्टर FOD। सर ये क्या नाम दिया आपने फोर्स का? PD FBD। अब यहाँ भी देखो ग्रेटर में से स्मॉलर सबट्रैक्ट करो, तो देखना जरा कौन सा ग्रेटर था, यहाँ देखें जरा कौन सा ज्यादा था, D वाला। FOD था इतना और FOB ये था, D ज्यादा था ना, तो इसको लिख देंगे FBD इज FOD माइनस FOB। सो FBD आ गया, FOB कितना है, FOB है, FOD था कितना था, ये कहा गया, ये 8 Gmm/A², 8 Gmm/A² माइनस FOB कितना है, ये रहा 4 Gmm/A²।
4gmm by a square। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो FBD हो जाएगा 4gmm by a square। तो ऐसे हमने FBD कैलकुलेट कर दिया 4gmm by a square। FBD कैलकुलेट कर लिया और यहां से FAC आ गया। FBD का डायरेक्शन भी आपको पता है कहाँ जाएगा, FBD ग्रेटर वाले की डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ जाएगा। अब मुझे कोई एंगल बताओगे इन दोनों में कितना एंगल है FBD और FAC में, क्योंकि इन्हें भी तो ऐड करना है। 90 90 देखो अब करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड कर एक वेक्टर बना दिया। इन साजिद 90 यार 45 में हुआ। इन दोनों को ऐड कर एक वेक्टर बना दिया, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना। सो नेट फोर्स जो होगी, चारों का ऐड सम होगा ना, सम ऑफ FAC प्लस FBD। FAC और FBD परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूंगा, आप लोग समझिए। FAC स्क्वायर प्लस FBD स्क्वायर, वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। रूट ओवर, चलो इसको भी लिख देते हैं। FAC कितना है 14gmm by a स्क्वायर, 14gmm by a स्क्वायर का होल स्क्वायर। FBD 4gmm by a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो F इज भाई gmm by a स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले जाओ, जब बाहर ले जाओगे तो gmm by a स्क्वायर बचेगा, और ये आ गया रूट ओवर 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब इसको मैं यही छोड़ रहा हूँ, देख लेना इसको क्या आता है, टाइम बचाते हैं। So 14.6। ठीक है, अब इसके बाद जब आप इसे कंप्लीट करेंगे ना, यहाँ पर पैरेललोग्राम, ये रिजल्टेंट होगा, ये एंगल बीटा मान लीजिए, tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, FBD के। बेस किसके पैरेलल है, FAC के। तो आप लिख सकते हैं tan बीटा is perpendicular FBD by base which is FAC। अब इसमें वैल्यू रखते रहिए। सो अगर चार फैक्टर्स है तो एक्सट्रीम ऐसा आएगा। तो ये टफ नहीं है, दीज आर जस्ट लेंथी कैलकुलेशंस। लिखना शुरू कीजिए, एक स्लाइड हो जाए मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। डाउट्स है तो मुझे बताइएगा फिर। सर ये दोनों एंगल्स के बीच में 90 डिग्री कैसे था? स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट एक दूसरे के, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलर। यस सर। और बताइएगा मुझे डाउट्स इसमें। ये तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अब हम घुमाना शुरू करेंगे जरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ शफक, लेकिन फोर्स तो वेक्टर है ना, बिना डायरेक्शन के तो फोर्स का मतलब ही नहीं है। सर नेक्स्ट। ओके, सबने लिख लिया ना? नहीं सर, एक सेकंड एक सेकंड। देखो साजिद, ये दो वेक्टर्स हैं FOA और FOC, यहाँ ढंग से देखो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों को ऐड कर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, उसे FAC कहते हैं। ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो नेट वेक्टर के लिए सबट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपकी बैच में भी हमने डिस्कस किया। तो देखिए, सेंटर पर कैपिटल M रखा है, हर वर्टेक्स पर मासेस हैं, एक M, एक 2M, एक 8M, एक 4M। आपको इस सेंटर वाले मास पर फोर्स चाहिए। M की वजह से कैपिटल M पर फोर्स के लिए ये सेपरेशन चाहिए, डायगोनल का हाफ। डायगोनल होता है a√2, a√2 का हाफ आ गया a/√2। एक सेकेंड साजिद, मैं आ रहा हूँ, जरा पूरा कर रहा हूँ। तो स्मॉल m की वजह से कैपिटल M पर फोर्स जो होगी उसका नाम होगा FOA, gmm by a/√2 का स्क्वायर, FOA आ गया। इसी तरह से आप कैपिटल M पर 2M की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल M पर आप 8M की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल M पर आप 4M की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने सारी फोर्सेस कैलकुलेट करके यहाँ डाली। अब आपका काम है चारों वेक्टर्स को ऐड करना है, FOA, FOB, FOC, FOD।
अब चारों को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, दो दो वेक्टर्स ऐड करे। मैंने कहा पहले FOA और FOC ऐड करता हूँ, फिर FOB और FOD ऐड करूंगा। अब FOA और FOC जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो इनमें डायरेक्शंस ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन देखो FOA और FOC कहाँ जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस। जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो मैंने इन्हें डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया। हाँ साजिद, अब बताओ मुझे, यहां तक आया? इसमें से कुछ पूछ रहे थे आप? खुदा यहां तक क्लियर है? यस सर। tan बीटा b by a हर्षित सिखाया था, अगर परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर्स। नहीं सर, वो तो मुझे समझ में आ गया सर। आपने सर एक बार डायग्राम पे वो करना एक सर। मिनट आ रहा हूँ अभी। FAC की पोजीशन ऐसे है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन में जाता है। FOC का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना FOA से, तो रिजल्टेंट FOC की डायरेक्शन में जाएगा। FOD का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो FBD की डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए हर्षित, ये रिजल्टेंट मैंने लिया, ये रहा रिजल्टेंट, इसके साथ मैं एंगल ले रहा हूँ बीटा। अभी आ रहा हूँ मैं एंगल पे, तो आ ही जाऊंगा ना आखिर में, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मैंने OB और AD को ऐड किया। OB और OD के बीच में एंगल है 180। सो दैट्स FOD माइनस FOB, इन दोनों को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्हें सबट्रैक्ट किया, ये आ गया। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, FOC और FBD को। तो FOC, FAC और FBD दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए, √a² + b²। तो √a² और +b² अप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए सिखाया था, अब बीटा कैलकुलेट करते हैं किसी एक वेक्टर के साथ। तो यहाँ लिया बीटा, बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर FBD के पैरेलल है, बेस FAC के पैरेलल है, तो इसीलिए लिखा tan बीटा इज FBD by FAC। सर कौन किसके पैरेलल है? जी सर क्या बोला आपने, कौन किसके पैरेलल है? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल? ये परपेंडिकुलर है, ये बीटा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइड को परपेंडिकुलर कहोगे। इस परपेंडिकुलर के पैरेलल साइड कौन सी जा रही है? FBD, तो परपेंडिकुलर FBD है। राइट एंगल ट्राइंगल का इसे बेस कहते हैं। बेस के पैरेलल ये वाला वेक्टर है जिसे आप FAC कहोगे। सो दिस इज FBD डिवाइडेड बाय FAC। तो मुझे एरो से कुछ समझ नहीं आया, मतलब कहाँ आपने क्या डिनोट किया। एक बार आप उसे उसके ऊपर हाईलाइट कर दीजिए। ये है वेक्टर आपका FAC, ठीक है। यस सर। ये है आपका, यार इसको तो पैरेललोग्राम बना के दिखाऊं फिर तुम्हें नहीं समझ में आएगा। ये आपका है FAC, ये है आपका FBD, ये है आपका डायगोनल F। इस एंगल को कहते हैं बीटा। इसे कहते हैं ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल का बेस। ये परपेंडिकुलर है इस साइड के पैरेलल, बेस है इसके पैरेलल, तो tan बीटा आएगा ट्राइंगल का परपेंडिकुलर विच इज FBD डिवाइडेड बाय ट्राइंगल का बेस विच इज FAC। ठीक है हर्षित? यस यस, थैंक यू सर। भाई लिखा यहाँ तक सबने? सर ये सेकंड स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। यस। भाई हुआ इतना लिखा आप लोगों ने? सब बस एक सेकंड।
बताओ, 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन। देखिए ये Done, sir. आपके टॉपिक से, मतलब इसमें तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको याद हो जो पूरे साल पढ़ा है। आप लोगों को देख कर लग रहा है वेक्टर्स भी भूल गए। भाई वेक्टर्स भी भूल गए तो पुरानी वाली बैच, जो नई बैच है जिसमें अभी हम वेक्टर्स ही करा रहे हैं, उसको क्या ही। देखिए सर, मतलब ये इतना इरिटेटिंग होता है जैसे आप किसी बच्चे को क्लास 10th में लेकर बैठो और उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना पड़े। उतना इरिटेटिंग होता है कि आप 6 महीने पढ़ाने के बाद बच्चे को वेक्टर बताना पड़ा दोबारा से। सर ये हाँ जी बोलो दोबारा। फास्ट ट्रैक वाली कौन सी बैच है? फास्ट ट्रैक के जो वीडियो होते हैं वो बेसिकली क्लास 4 नीट के लिए 11-12 का सिलेबस 15 वीक्स में कंप्लीट होता है। सर फिजिक्स के मतलब सर्कुलर मोशन के सारे असाइनमेंट्स नहीं है उसमें, तो रोटेशनल मोशन से स्टार्टिंग में नहीं सारे, सर ग्रुप पे तो नहीं है। नहीं नहीं होंगे सारे, नहीं। डन सर। So 6 seconds. आप लोगों के स्कूल में एग्जाम 3 ही घंटे का होता है ना? यस सर। यस सर। कंप्लीट होता होगा। So वो भी लिखना है ना, tan बीटा जो आपने निकाला है। जी जी ये यहाँ लिख दीजिएगा, ये तो बस एक्सप्लेन किया। और प्लीज वेक्टर्स रिवाइज कीजिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवाइज कीजिए। ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं जो 6 महीने पढ़ाया है, वो आना चाहिए तुम्हें। Done, sir. ज्यादा टाइम दिया जाता है और यहाँ कम टाइम दिया जाता है। जी साजिद फरमाइए। सर इसमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, जब वेक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिना डायरेक्शन के तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तुमसे कहूँ फोर्स लगाओ 100 न्यूटन की, तो ये नहीं बताऊंगा कहाँ लगाओ तो क्या फर्क पड़ेगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, वो आपसे कहता है कि अच्छा अब स्फीयर नहीं है, रॉड है। ये रॉड दी हुई है, इस रॉड से r डिस्टेंस पर आपने एक मास m रखा हुआ है। जी साजिद, वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, दिस इज कैपिटल M। लेंथ ऑफ द रॉड इज L। मुझे फोर्स चाहिए ऑन मास स्मॉल m बाय रॉड। रॉड स्मॉल m पर जो फोर्स अप्लाई करेगी, मुझे वो फोर्स कैलकुलेट करनी है। जरा जल्दी जल्दी जरा चैट रूम में बताओ, तुम में से कितनों को लगता है कि फोर्स का एक्सप्रेशन ये आएगा, ये सेपरेशन r दिया हुआ। जल्दी जल्दी यस और नो, बस इतना लिखते चले जाओ। इतने तो अकलमंद हो तुम कि तुम ये बता सकते हो कि होगा नहीं होगा। आतिफ का ठीक है, फातिमा, मुबशिरा, सर रशा। क्वेश्चन क्या है? जी क्वेश्चन क्या है? इस मास पर एक्ट कर रही है, ये एक्सप्रेशन है या नहीं है, बस ये एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। शफक का गलत है, रमशा का सही है, हर्षित, हमजा, मारिया सबका ठीक है, मरियम का ठीक है। अरे भाई नहीं होगा ना, ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करेंगे जब आपके पास दोनों बॉडीज या तो पॉइंट मासेस हो या दोनों स्फीयर हो। स्मॉल m पॉइंट मास है बट रॉड पॉइंट मास नहीं है, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ तब यूज करेंगे जब दोनों पॉइंट मासेस हो या दोनों स्फीयर्स हो। यहाँ रॉड पॉइंट मास नहीं है, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। इसको लिख कर काट दीजिएगा, जिसे भी कंफ्यूजन थी इसे लिखिएगा और फिर काटिएगा, ये पॉसिबल नहीं। तो अब ऐसी जगह आप सॉल्व करोगे कैसे? तो यहां पर आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट की कुछ लेंथ ली हमने dx।
ये स्टैंडर्ड काम है, आपने कई बार किया। हाँ, मास ले लेते हैं dm और स्मॉल एलिमेंट का m से सेपरेशन कुछ x ले लेते हैं। सो कंसिडर, पहले स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व करेंगे। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट of mass dm and length dx. मुझे चाहिए फोर्स ऑन मास m ड्यू टू dm। तो dm की वजह से मास m पर फोर्स चाहिए। फोर्स का एक्सप्रेशन होगा df, इट्स g, so it's m into dm divided by x square। ये फोर्स है, this is the equation। gm dm by x square, ये फोर्स है इस m एलिमेंट पर dm की वजह से। अब टोटल रॉड के लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा। रॉड भाई ये तो सिर्फ इस डीएम की वजह से आई है ना फोर्स, आपको पूरी रॉड की वजह से चाहिए। तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे रॉड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। मुझे कोई लिमिट बता सकता है कि x की क्या लिमिट होगी एक पॉइंट के लिए? ए पॉइंट पर x की क्या वैल्यू होनी चाहिए और b पर x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? इसको चैट रूम में लिखना, बोलना मत। हर्षित गलत है आपका, और लिमिट्स लिखो। अब पहली बार तुम इंटीग्रेट नहीं करो। मरियम आपका भी गलत है। कहां से कहां तक? यहाँ से ए से लेकर बी तक, यहाँ से। शफक, जो पैरामीटर्स दिए बच्चे उसकी टर्म्स में लिखोगे ना। आर और एल दिया है, x1 x2 क्या होता है जो दिया है उसकी टर्म्स में लिखिए। साजिद लोअर और अपर लिमिट दोनों लिखते हैं, एक का भी तो ठीक नहीं है। प्रशांत का गलत, मुबशिरा गलत। आसिया x1 क्या है? देखो अपनी मर्जी से थोड़ा ना ले लेंगे, जो दिया है आपको, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आर दिया है, एल दिया है, उनकी टर्म्स में आएगा। यस, रमशा का सही है। रमशा लोअर लिमिट भी बता दो, अपर लिमिट बिल्कुल सही है तुम्हारी। सर मैंने x और l लिखा है। x नहीं, x की ही तो लिमिट चाहिए। अरे गुड, रमशा का सही है, रमशा सही बता रही। नहीं फातिमा लोअर लिमिट सही, अपर लिमिट जरा ठीक करो। रमशा का एग्जैक्ट सही है। अरे भाई हर्षित का अपर लिमिट सही है, लोअर लिमिट अब भी गलत है। भाई देखो तुम्हें लिमिट किसकी चाहिए? x की, इस पॉइंट का। और x है क्या? जो भी आप स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो उसका सेपरेशन स्मॉल m से। अगर मैं यहां पॉइंट ले रहा हूं स्मॉल m, यहां ले रहा हूं मैं d, तो मुझे बताओगा इसका m से सेपरेशन है कितना? यहां से यहां कितना सेपरेशन है? r। दैट इज द लोअर लिमिट। फिर यहां ले जाओ अपने dm को, यही तो एक्सट्रीम पॉइंट है। कितना हो जाएगा ये सेपरेशन? L plus R। L plus X। तो ये अपर लिमिट है r प्लस। सो जो नेट फोर्स होगी gm dm by x square, it's r to r plus l। g कांस्टेंट है, इसे अलग ले जाइए। m कांस्टेंट अलग ले जाइए। ये इंटीग्रेट होगा r to r plus l, it's dm by x square। अब आपका काम सिर्फ ये रह जाता है कि इसको किसी तरह से इंटीग्रेट करना। अब परेशानी ये है कि x को इंटीग्रेट करने के लिए dx होना चाहिए, यहाँ dm है। किसी तरह से dm को dx में कन्वर्ट करना होगा। तो dm को dx में कन्वर्ट करने के लिए तो बताएगा मुझे, कुछ कर सकते हैं? यहाँ तक बताइए, इक्वेशन नंबर 2 तक क्लियर है? मेथड। हाँ, किसी ने सही बोला? यूनिटरी मेथड। The unitary method। बहुत बढ़िया। पूरी रॉड का मास पता है ना, पूरी रॉड की लेंथ पता है,
स्मॉल एलिमेंट का मास चाहिए, तो ऐसा यूज करेंगे, मास ऑफ लेंथ L, L लेंथ का मास है, मास ऑफ यूनिट लेंथ M by L, mass of dx length M by L dx, इसी को हम dm कहते हैं, dm आ गया M by L dx, that's equation number 3. 3 को 2 में रख दीजिए, करिए इतना सब्स्टिट्यूट। अब बताइए मुझे क्या आ रहा है, इंटीग्रेट कीजिए। नहीं साजिद, अभी तो x भी है ना, आप ऐसे थोड़ा ना इसको सिर्फ dm को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल x भी तो है। साजिद आपने कैलकुलस करा है मेरे साथ किसी बैच में? तो फिर ये सब चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स dx by x स्क्वायर। मैं dm को इंटीग्रेट तब तक नहीं कर सकता जब तक यहाँ x है, दो वेरिएबल्स है ना तो ये बाहर जा सकता है ना इंटीग्रेट हो सकता है, तो इस dm को dx की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, ये आ गया। अब कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले जाइए, इसे इंटीग्रेट कीजिए और मुझे बताइए फाइनल रिजल्ट क्या है। इसको इंटीग्रेट कीजिए और मुझे बताइए फाइनल रिजल्ट क्या है। चलो कुछ तो आंसर्स आए, अभी चेक करते हैं। मरियम तुम्हारा तो बड़ा खतरनाक आ रहा है, इतना तो नहीं आ सकता। सर ये और सॉल्व हो जाएगा सर। हाँ अभी तो बहुत सॉल्व होना चाहिए। अरे करो करो, सॉल्व करो, गलत होने दो कोई बात नहीं, लेकिन करो तो।
शफक, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्यों खत्म हो गया? तुम्हारे आंसर्स नहीं दिखते मुझे। देखो हर्षित का भी नहीं आया, हर्षित की भी लंबी कैलकुलेशन और रुक जाता है। नहीं सर आ गया, वो मैं टाइप कर रहा हूँ सर। वो एक्चुअली मैंने शुरू से लिख लिया तो वो मैं टाइम लग गया। ओके सर क्यूब को दूसरे साइड ले जाते तो पावर क्या होती है? हाँ, दोबारा सर क्यूब को दूसरे साइड ले जाते हैं तो पावर क्या होती है? 1/3 हो गई। अच्छा अच्छा हाँ। आसान चीजें तुम्हें। तो ये आ गया F is GMM by L integral of R to R plus L dx by x square। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे ना, then your F is GMM by L, it's R to R plus L x to the power minus 2 dx। चलो वेरी गुड, बहुत आंसर्स आ गए, बस अब चेक करते हैं कि एग्जैक्ट क्या है। सो दैट्स GMM by L। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे ना तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इट्स R to R plus L। यहाँ कईयों ने करी है गड़बड़, मतलब माइनस पावर नहीं ले रहे, क्यूब लिखते चले जा रहे। तो ये आया GMM by L। इतना आसान तुम्हें दिया था, तुम लोगों ने अपनी बेवकूफी की वजह से इसे टफ कर लिया। -1 by -1 इट्स R to R plus L। माइनस साइन बाहर ले जाओ, x to the power -1 को 1 by x लिख दो। इट्स GMM by L, माइनस बाहर चला गया, 1 by x R to R plus L। लिमिट्स रखना शुरू कर दो। F is minus of G MM by L, it's 1 by R plus L minus 1 by R। So minus G MM by L, LCM is R into R plus L, so it's R minus R minus L। So F हो गया minus of G MM by L, R से R कैंसिल हुआ, minus L by R into R plus L। तुम में से कई तो सर पकड़ेंगे कि क्या बेवकूफी, माइनस माइनस कैंसिल, L से L कैंसिल, छोटी सी कैलकुलेशन, पता नहीं इतनी खतरनाक टर्म्स में तुम दे रहे थे कि मुझे खुद देख के डर लग रहा था कि पता नहीं क्या दे दिया मैंने। बताओ हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर सर पकड़ा है, देखो। सो दैट वाज अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर। देखो सुपरपोजिशन लेंदी है। हाँ हर्षित बोलो। सर आप मतलब आपने वो क्या कहते हैं लेन, सर हमने पहली बार इसमें सेंटर ऑफ मास क्यों लिया? मैंने कल भी कहा था, हमने कल भी सर मतलब वो पता है सर, वो जो थ्योरम बताई थी आपने, शेल थ्योरम। सर मेरा मतलब है कि आपने बोला था कि जब भी कोई रॉड या कोई पेन लेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। सर जब हम एक कहते हैं उसकी डीएम मास को भी इंटीग्रेट करते हैं तो वो भी तो एक तरह से रॉड को ही रिप्रेजेंट करता है ना, अगर छोटा से छोटा मास। लेकिन तुम सिर्फ डीएम को नहीं इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है? इस पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं हो रहा, पूरा इंटीग्रेट हो रहा है। तो हर डीएम मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, तुम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐड कर रहे हो, तुम सिर्फ मास नहीं ऐड कर रहे हो कि डीएम का इंटीग्रल एम लिख दिया, तुम इंटीग्रेट कर रहे हो फोर्स को। ये फर्क है। तो पूरी फोर्स इंटीग्रेट करते जा रहे। लिखने दो जरा बाकी लोगों को, फिर और हम इसे एक रॉड को बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन वापस से मान सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वही तो करा है आपने। इंटीग्रेट करने का मतलब ही यही है कि आपने रॉड को बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मान दिया। लेकिन जो आपने वो लाइन जैसी बनाई सर, वो ऐसा लग रहा है कि आपने रॉड जैसा ले रखा हो, तभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या ये
हाँ सर, ये लाइन जैसी ये ऐसे ही लेते हैं, एक पॉइंट लोगे तो फिर तुम मुझसे कहोगे कि एक पॉइंट ऊपर भी होना चाहिए, एक पॉइंट नीचे भी होना चाहिए, तो इसी लेते हैं पूरा एक एलिमेंट, ताकि वन डायमेंशन में आप इंटीग्रेट करो। मतलब फिजिकल इंटरप्रिटेशन भले ही ये क्या कहते हैं रॉड जैसा है, लेकिन असल में वो पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे ना उसको। ओके, थैंक यू सर। और सर सबसे पहले आपने क्वेश्चन क्या बोला था, जो आपने लिमिट्स लगाने को कहा था, वो क्वेश्चन क्या था? मैंने यही कहा था कि भाई इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स क्या होंगी, इसी फोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसके लिमिट्स क्या विद रिस्पेक्ट टू द मास जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। होंगी। लिमिट हमेशा x की टर्म्स में होती है, x की लिमिट्स। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर एक बार ये बता दीजिए, आपने माइनस नहीं सर, दूसरी स्लाइड पे ये माइनस कैसे किया है, मतलब हटाया है, वहीं पे सर अटक गया था। ये वाला जी सर। माइनस माइनस कौन वाला सर पढ़ो? ये मल्टीप्लाई नो सर, सर ये जी एम एम अपॉन एल एक्स टू द पावर -1 बाई -1 देखो नेगेटिव और ये x टू द पावर -1 है, तो इसको तो मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। फिर हमेशा जब भी लिमिट रखो ना, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दो 1 बाय करके, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट। सर इसमें कोई और ऑप्शन नहीं होता है ना, इसको हमेशा मतलब पॉजिटिव करना पड़ेगा? हाँ, पॉजिटिव कर लो तो बेहतर है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव कर लो तो गलतियां कम करो। चलो अब लिख लो जरा सा, फिर उसके Yes. बाद ग्रेविटी पढ़ते हैं। Why don't we treat dx mass as unit mass? भाई dx मास किसकी बात कर रहे हो हर्षित? सर जैसे सर जैसे हमने जो डीएम बोला आपने, वो डीएक्स का मास होता है सर, तो मैं बस ये पूछ रहा हूँ, जैसे m/n हम लेते हैं अरे तो यार, हम यूनिट small मास। element का मास लेते हैं, यूनिट मास ऑफ अ यूनिट लेंथ इज अ फाइनाइट मास। जब हम इंटीग्रेट करते हैं वी टेक इनफाइनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट, यूनिट लेंथ का मास तो फाइनाइट हो जाएगा, हम इनफाइनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। मतलब सर सिंपली फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ना। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी नहीं, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलस। हर्षित ऐसा लग रहा है मैं कुछ 6 महीने मेरे 1 साल बर्बाद कर दिया, सब भूल गया। कैलकुलस किसके साथ करते हैं? इनफाइनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट्स के साथ। अगर फाइनाइट ले लूं तो क्या कैलकुलस यूज कर पाओगे? नहीं सर, ये तो मैं समझ गया सर, बस मैं ये सोच रहा था कि अगर m/l से मतलब सर मैं बहुत बार कंफ्यूज हो चुका ना इस टर्म में कि हम पहले m/l यूनिट ले रहे हैं, फिर उससे भी उस मास को और छोटा करते जा रहे हैं सर, तो वो एक्चुअली कंफ्यूजन पैदा करता है। तो उससे अच्छा यही होगा कि हम dx वाले मास को अगर यूनिट मास ले लेते हैं। हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हर्षित। दिस कैलकुलस जब हमने शुरू किया था, इट्स वैलिड फॉर इनफाइनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ओनली। These are finite elements. यस सर वो मैं समझ गया सर, बट इट्स लाइक उस मास को हमने यूनिट लिया, फिर यूनिट के बाद उसके बाद इनफाइनाइट टाइम उसे और स्मॉल कर दिया सर, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटी। ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। क्या आपने अर्थ ली और मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M,
रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, और यहाँ पर आपने किसी बॉडी को रख दिया। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई से भी दो मासेस हो उन्हें आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहोगे, लेकिन पर्टिकुलरली अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। सो अगर एक मास को आप अर्थ कह दो तो जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे थे उसे आप ग्रेविटी कहना शुरू कर दोगे। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, F इज G m by r स्क्वायर। यही ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। m याद रखिएगा, m इज मास ऑफ अर्थ, and this capital R is basically the radius of Earth। ये अर्थ का रेडियस है। m होता है 6.4 into 10 raised to the power 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। इसको 6 ही रखो, 6 into 10 raised power, it's 6.4। So क्या लिखा है G? जी gmm by r स्क्वायर ना, ग्रेविटेशन नहीं सर, ये m is equal to 6 into 10 की पावर 24। kg मास है ना, kg किलोग्राम। चलिए देखिए, चलो आज इसे यहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से स्टार्ट करेंगे। दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट प्लीज